मैं विश्वम्बर दयाल सहायकाचार्य राष्ट्रपति। आज हम राष्ट्रपति कैनेडी और अमेरिकी विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। जॉन एफ कैनेडी अमेरिकी इतिहास में एज ए राष्ट्रपति के रूप में जाने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। अतः उनका बहुत साहस और सूझबूझ के धनी थे। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपने पूर्ववर्ती शासनाधीशों के विपरीत साम्यवाद के प्रति सहयोग का नारा बुलंद किया, लेकिन वह साम्यवादी राष्ट्र के प्रति बहुत अधिक सचेत थे। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा साम्यवाद पर अनुमोदन की नीति को अमेरिकी विदेश नीति का आधारशिला के रूप में रखा जाता है, इस कंटेंट कम्युनिस्ट पुलिस को व्यवहारिक रूप देने के लिए क्रियान्वित करने के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय बहुपक्षीय सुरक्षा समझौते की जाती है। ट्रूमैन सिद्धांत के माध्यम से यूनान ऑर्डर को आर्थिक सहायता देने का कार्य किया जाता है। मार्शल योजना के माध्यम से भी दुनिया के इस कार्य जो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के राष्ट्र होते हैं, उन राष्ट्र को आर्थिक सहायता देने का विकल्प किया जाता है। 4 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। तो कहने लगे था कि राष्ट्रपति कैनेडी ने पूर्ववर्ती शासनाधीश के विपरीत सबसे बड़ा परिवर्तन यह किया उन्होंने कि साम्यवाद प्रबोधन की नीति को एक बहुत बड़ी बकवास करार दिया। उन्होंने कहा कि साम्यवाद प्रबोधन नीति बहुत महंगी है, इसको कोई परिणाम निकलने वाले नहीं है। आइए आज हम राष्ट्रपति कैनेडी के काल के अमेरिकी विदेश नीति का अध्ययन अग्राह्य शिक्षण कर सकते हैं। अग्राह्य बिंदुबद्ध किया जा सकता है। नंबर 1, पश्चिमी जगत है वफादारी का वचन। पश्चिमी जगत है वफादारी का वचन। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका के पुराने मित्र राष्ट्र को वफादार मित्रों की निष्ठा देने का वादा किया, उसे निभाया। नंबर 2, सबसे पहले जॉन एफ कैनेडी के द्वारा नाटो को सुदृढ़ करने के प्रयास किए गए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसका निर्माण 4 फरवरी 1957 में किया गया था, इस नाटो संगठन को और अधिक सुदृढ़ करने के प्रयास जॉन एफ कैनेडी द्वारा किए जाते हैं। पश्चिमी जर्मनी के प्रश्न को झुकने से इनकार कर दिया गया जब 1961 में सोवियत संघ के द्वारा पूर्वी जर्मनी के साथ परतक संधि करने की धमकी दी जाती है और यह कहा जाता है इस संधि से ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस के बर्लिन में, पश्चिमी बर्लिन में जाने वाले अधिकारों का प्रति अभ्युति करने वाला अधिकार चतुर्शक्ति समझौता स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन जॉन एफ कैनेडी ने सोवियत रूस को खुले रूप में चुनौती देते हुए, धमकी देते कहा कि सोवियत रूस के किसी भी एकपक्षीय कार्रवाई को मान्यता नहीं दी जाएगी, स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसके कारण सोवियत संघ के द्वारा दी गई धमकी को उसके द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जाता है। अर्थात पश्चिमी बर्लिन वाले जाने वाले राष्ट्र को अवरोध करने की कोशिश जाती है, सोवियत संघ द्वारा उसकी कार्रवाई नहीं की जाती है। तो कहने लगे था कि पश्चिमी जगत वफादारी का वचन दिया, इस प्रकार का वादा किया, उसे बिल्कुल से निभाया। नाटो को बहुत अधिक सुदृढ़ करने का भी प्रयास किया गया और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि दुनिया के जो राष्ट्र हैं, जो बड़े राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र हैं, उनको खुलकर आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। तो नाटो सुदृढ़ करने का प्रयास किया। पूर्वी जर्मनी के प्रश्न पर झुकने से इनकार कर दिया और सोवियत संघ की कार्रवाई को अस्वीकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया और इस बात की साम्यवादी प्रभाव क्षेत्र में इसका बहुत अधिक रोल किया जाता है। नंबर 2, निर्गुण जगत नवीन हो। नवीन हो द्वितीय महायुद्ध के बाद संपूर्ण विश्व विस्तार से पूंजीवाद और साम्यवाद नामक 2 रूप में विभाजित हो गया। विश्व समुदाय के नेतृत्व के 2 महाशक्ति वहां पर जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्ववर्ती सोवियत रूस। अन्य महाशक्तियां या तो युद्ध में पराजित हो जाती हैं या वे आर्थिक स्थिति में कमजोर हो जाती है, किसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को प्रभावित करने की स्थिति नहीं होती। लेकिन दोनों महाशक्ति में भिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के प्रचलन के कारण दोनों महाशक्ति मध्य संबंध हो जाते हैं और एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे शीत युद्ध के नाम से जानते हैं।
सबसे पहले 1947 में दिए गए भाषण में बराक ओबामा ने कहा कि हमें दुख में नहीं रहना चाहिए, हम सिद्धू की मदद की रही हैं। तो इस युद्धोत्तर विश्व राजनीति में भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री, यद्यपि उस समय में वे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने महसूस किया कि इस कार्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संघर्ष की राजनीति उत्पन्न हो चुकी है। दुनिया के जो विकासशील राष्ट्र हैं, कमजोर राष्ट्र हैं और स्वतंत्र राष्ट्र हैं, इनको शक्ति संघर्ष में भाग लेना नहीं चाहिए, अन्यथा इनकी प्राचीन स्वतंत्रता सदासदा के लिए वापस समाप्त हो सकती है। इसलिए उन्होंने अपने आप को शक्ति संघर्ष की राजनीति से पृथक रहने का जो निश्चय किया, उसे निर्गुण आंदोलन या गुटबेस का नीति के नाम से जाना जाता है। कहने में यह था कि जहां करने से पूर्ववर्ती अमेरिकी राष्ट्रपति सरकार की बात को मानने में तैयार नहीं थे कि जब साम्यवाद और गणतंत्र में का संघर्ष चल रहा हो और दुनिया के 9 स्वतंत्र राष्ट्र ये बार-बार इस बात का कोशिश कर रहे हैं, यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी शक्ति संघर्ष में इन्वॉल्व नहीं है, ये कैसे बना जा सकता है, कैसे संभव हो सकता है। तो कहने में यह था कि जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका को विश्वास देने का प्रयास किया कि हम जितना सोवियत उसके साथ सहयोग करते हैं, उतना ही संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारा सहयोग करने का इरादा है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा करके जो दावा किया गया, इसका भी जरूरत दी गई, उस पर किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने विश्वास नहीं किया। पहली बार जॉन एफ कैनेडी ने यह स्वीकार किया कि दुनिया में इस प्रकार के 9 स्वतंत्र राष्ट्र का समूह है जो किसी शक्ति संघर्ष की राजनीति में इन्वॉल्व नहीं है, जो किसी शक्ति संघर्ष की राजनीति में संगठित नहीं है, शक्ति संघर्ष राजनीति से बिल्कुल अलग है, पृथक रह चुके हैं। इसलिए पहली बार जॉन एफ कैनेडी के द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन को मान्यता दी जाती है और पहले की तुलना में इन राष्ट्रों को पर्याप्त मात्रा में तकनीकी और अन्य प्रकार की सहायता देने का कार्यक्रम, सहायता प्रदान करने का भी कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है, उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। 1961 में इन दुनिया के गरीब राष्ट्रों के विकासशील राष्ट्रों में निर्भर देशों में आर्थिक क्षेत्र में डेवलपमेंट करने के लिए, विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए एक शांति सेना नामक अभियान चलाया जाता है और इस शांति सेना नामक अभियान के माध्यम से अनेक क्षेत्रों जो अमेरिकन होते हैं उनको विकासशील राष्ट्रों में विकसित विकास को प्रोत्साहन करने के लिए, प्रेरित करने के लिए उनको देश में भेजा जाता है। तो कहने का मतलब ये था कि निर्गुण जगत एक नवीन बोध पहली बार जॉन एफ कैनेडी प्रशासन के द्वारा, जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति के द्वारा निर्गुण जगत को मान्यता प्रदान की जाती है, अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। और अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है बल्कि इसके साथ साथ उन्हें भारी मात्रा में तकनीकी और अन्य प्रकार की सुविधाएं, आर्थिक सहायता देने का भी कार्यक्रम किया जाता है। तीसरा पॉइंट, क्यूबा संकट। क्यूबा संकट, क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 90 मील की दूरी पर स्थित वेस्ट इंडीज का टापू माना जाता है। 1969 से पूर्व यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार थी, लेकिन 2 जून 1959 में डॉक्टर फिडेल कास्ट्रो के द्वारा सरकार का पलटवार कर दिया जाता है, सरकार की सत्ता को पलटवार कर दिया जाता है, सत्ता हस्तगत कर दी जाती है। कहने यह है जब 2 जून 1959 में डॉक्टर फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में यहाँ पर सामाजिक दल की सरकार का गठन कर दिया जाता है और अमेरिकी सरकार को समाप्त कर जाता है, उस अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही क्यूबा में सामाजिक सरकार का गठन हो जाता है, सोवियत रूस के द्वारा क्यूबा के साथ सामरिक महत्व के आणविक शस्त्र से संबंध गठबंधन की राजनीति को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है, अर्थात सोवियत रूस के द्वारा क्यूबा के साथ संबंध बढ़ाने प्रारंभ कर दिए जाते हैं और क्यूबा को बहुत अधिक मात्रा में आणविक सैनिक सहायता प्रदान की जाती है और अल्पकाल में ही क्यूबा में सोवियत रूस के द्वारा सामरिक महत्व के संगठन की स्थापना कर दी जाती है। अंत में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इस क्यूबा की घेराबंदी करने का निश्चय किया, क्योंकि जिस प्रकार से क्यूबा में सामाजिक दल की सरकार का गठन हो चुका था, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बहुत बड़ा संकट हो सकता, सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा संकट माना जा सकता था। इसलिए जॉन एफ कैनेडी ने 26 अक्टूबर 1962 को क्यूबा की घेराबंदी करने का निश्चय किया और अमेरिकी जहाजों के द्वारा क्यूबा की घेराबंदी करने का निश्चय किया जाता है। इस प्रकार की घेराबंदी करने का उद्देश्य टारगेट लक्ष्य के लिए यही था कि सोवियत रूस से क्यूबा को जिस प्रकार की सैनिक और आणविक सहयोग जो प्राप्त हो रहा था, उस प्रकार के सहयोग के मार्ग को अवरुद्ध कर रहा था, इस प्रकार के सहयोग से क्यूबा को वंचित करना था। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने खुले रूप में सोवियत रूस को धमकी देते कहा कि सोवियत रूस क्यूबा को सैनिक
और अन्य सहायता देना बंद करें, अन्यथा वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए। खुर्शीद ने बड़ी सूझबूझ से काम लेते हुए क्यूबा से सामरिक महत्व के अड्डों को उठाना स्वीकार किया, अन्यथा संसार में पुनः तीसरा महायुद्ध हो जाता। कहने मतलब ये था कि निर्गुण जगत, नवीन बोध, समय देश के प्रति जिस कार्य का सहयोग का दायरा बुलंद किया, लेकिन उस कार्य से समय राष्ट्र के प्रति बहुत अधिक अलर्ट थे, बहुत अधिक सजग थे। लेकिन पहली बार समय रहते हुए जाना करने ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में बहुत बड़ा निर्णय लिया कि क्यूबा की इस कार्य से घेराबंदी की जाती है और इस कार्य की घेराबंदी की राष्ट्रपति कैनेडी के द्वारा लेकर निंदा की जाती है, बल्कि सोवियत रूस को धमकी दी जाती है कि वे क्यूबा से अपने सैनिक अड्डे उठा ले वहां से, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। खुर्शीद ने बड़ी सूझबूझ से काम लेते हुए वहां से सामरिक महत्व का उठाना स्वीकार किया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैद्धांतिक महत्व का कुछ समाप्त हो जाता है। कहने ये था कि इसका तीसरा महायुद्ध की समानता होते ही टल जाती है। तो चौथी जो सिद्धांत बात की जाती है, प्रगति के लिए मैत्री योजना, प्रोग्रेस फॉर अलायंस, प्रगति के लिए मैत्री योजना जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा से सबक सीखा और कैनेडी को भय हो गया कि यदि समय रहते थे लैटिन अमेरिकी राज्य को पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है तो ये सभी राष्ट्र सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में जा सकते हैं। अर्थात सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में जाने से रोकने के लिए राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1962 में अमेरिकी गणराज्य के राजनीतिक प्रतिनिधि के सम्मेलन के माध्यम से इस प्रकार की प्रगति के लिए मैत्री योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बिंब को सुधारा जाए और मित्रों के आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तो प्रगति के लिए 13 मार्च 1961 में की जो योजना लागू की जाती है उसे प्रगति के लिए मैत्री योजना के नाम से जानते हैं। ये इस प्रकार की योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य कार्य किया था कि अमेरिका को आशंका हो गया, अमेरिका को भय हो गया कि अगर समय रहते लैटिन अमेरिकी राज्यों को पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता मिल जाती है तो सोवियत संघ के प्रभाव से जा सकते हैं और संयुक्त राष्ट्र से बहुत बड़ा संकट हो सकता है। अगले सिद्धांत की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का फलसफा। जॉन एफ कैनेडी ने यूएनओ के प्रति विश्वास जताया और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए यूएनओ के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया और पर्याप्त मात्रा में संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों को संचालन करने के लिए, विकासशील राष्ट्रों के डेवलपमेंट करने के लिए, दुनिया के गरीब राष्ट्रों को अपने आर्थिक निर्भर बनाने के लिए उनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से खुलकर आर्थिक सहायता देने का भी सिफारिश की जाती है। 1963 में जॉन एफ कैनेडी और सोवियत रूस राष्ट्रों के बीच एक गुप्त समझौता होता है, दूरभाष पर टेलीफोन के आधार पर निशस्त्र के लिए प्रयास किए जाते हैं जिसे हॉटलाइन समझौते के नाम से जाना जाता है। आज के रोज इतना ही करेंगे, धन्यवाद।